So students, today we are going to discuss about the functions of the tubules. And what do you mean by the functions of the tubule is that, as you have studied yesterday, that this is the, suppose I am drawing the structure, this is the Bowman's capsule and this is the loop of Henle and all that, and here is the collecting tubule. So, and here is the glomerulus also. So that means कि this is the part of Bowman's capsule. ठीक है, इसको आप अलग कर दो. Then come to the distal convoluted, proximal convoluted tubule and loop of Henle. So this is proximal convoluted tubule, that is PCT. This is loop of Henle, and this structure is known as distal convoluted tubule, that means DCT. So basically today we are going to study about that these parts absorb which substances, क्या क्या चीज़ें ये रीअब्जॉर्ब करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये पूरे कंप्लीट नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो रीअब्जॉर्ब की जाती हैं. तो वो क्या चीज़ें हैं जो रीअब्जॉर्ब करते हैं. तो सपोज़ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉक्सिमल, क्योंकि पहले ही आया तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स क्या चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं. देन लूप ऑफ हेनले के बारे में कि ये क्या एब्जॉर्ब करता है. देन डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के बारे में कि ये क्या एब्जॉर्ब करता है. एंड लास्टली द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं. तो दे हैव वेरी सिलेक्टेड काइंड ऑफ थिंग्स विच दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब. ना सब कुछ एक साथ सारा आप पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे. तो दैट्स वाई वी डिवाइडेड इट इनटू 4 पार्ट्स. The substance which are reabsorbed by the PCT, the substance which are reabsorbed by the Henle's loop, and the substance which are reabsorbed by the DCT and the collecting tubules. तो इन्हीं headings में हम अभी इसको study करेंगे कि what they are going to absorb. तो here is a chart also. If I enlarge it, you can easily see that these are the various substances. For example, first we start talking about the proximal convoluted tubule, और I am talking about the PCT कि PCT जो है वो क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब करता है. तो अगर हम PCT की बात करेंगे, PCT क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, तो बेसिकली जो PCT होता है इट इज़ लाइंड बाई सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. ये इन द चैप्टर ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज़ हम पढ़ चुके हैं various kinds of epithelial tissue. तो there is a epithelial tissue called cuboidal brush border epithelial tissue. अगर आप ये epithelial tissue का नाम भूल भी जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इतना तो याद रखोगे कि PCT is lined by the brush border epithelium. तो इतना याद रख सकते हैं, वो भी बहुत है. And it increases, what is the function of this kind of epithelium? This kind of epithelium increases the surface area. And जब भी किसी चीज़ का surface area increase हो जाएगा ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का, that means it is for the reabsorption. तो all the essential nutrients, जितने भी काम के nutrients हैं, essential nutrients, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ, सारे के सारे essential nutrients, either they are amino acids, glucose, ये सारा कुछ reabsorb करता है, ये लगभग सारा, nearly all. एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के थ्रू. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या आ गई, ऑल द न्यूट्रिएंट्स का मतलब लाइक जैसे मैंने बताया आपको ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स हो गए. एंड इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ये आयंस हैं, आयन ऊपर प्लस प्लस लगाएंगे, आयंस हो गए, कैल्शियम हो गया, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ये सारे दीज ऑल आर नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट्स. तो अराउंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब करता है ये सेगमेंट. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग. क्या चीज़ मेंटेन करने में हेल्प करता है, वन इज़ pH एंड अनदर इज़ द आयनिक बैलेंस. क्योंकि देखो रीएब्जॉर्ब कर ही रहा है ये आयंस, तो आयनिक बैलेंस तो बनाएगा ही बनाएगा. तो जब आयंस हैं तो फिर pH भी मेंटेन होगा. अगर पॉजिटिव आयंस हैं इसके अंदर, नेगेटिव आयंस हैं इसके अंदर, तो ऑब्वियस है कि pH भी मेंटेन होगा. तो इन दिस वे इट इज़ गोइंग टू जस्ट रीएब्जॉर्ब ऑल दीज थिंग्स. एंड नॉट ओनली दीज थिंग्स, बल्कि आप थोड़े बहुत हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें भी जो होते हैं ये भी एब्जॉर्प्शन जो है वो होता है इनसे. तो ये तो हो गया आपका प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के बारे में. Now moving to the next, that is Henle's loop और loop of Henle. तो reabsorption जो है इस segment में होता है minimum. It is minimum reabsorption की मैं बात कर रही हूँ. बहुत कम reabsorption होता है इस segment में. हालांकि ये जो हिस्सा है ये it is very important for the maintaining the osmolarity of the
मेडुला रीजन। तो वहाँ पर ये जो ऑस्मोलरिटी है, दैट मीन्स आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है, वो बनाने में हेल्प करता है। अब एंड ऑल यू नो दैट सपोज दिस इज़ द लूप ऑफ हैनले, तो ये क्योंकि नीचे जा रहा है, इधर से स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि इधर वोमेंस कैप्सूल होगा, तो दिस इज़ नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, एंड उसके बाद ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यू कॉल देम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, इट इज़ परमेएबल टू वाटर। ये किसके लिए परमेएबल होता है? वाटर के लिए। इट इज़ परमेएबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आयन, अब ये चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, क्लोराइड हो, वॉट एवर द आयन्स, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो उनके लिए ये इम्परमेबल होता है, उनको नहीं लेता अपने अंदर बिल्कुल भी। एंड दिस कॉन्सेंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट्स मूव डाउन। जैसे ये नीचे आता है, फिल्ट्रेट को क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट करने में ये हेल्प करता है। वेयर इज़ द असेंडिंग लिम्ब? ये वाली लिम्ब जो ऊपर की तरफ असेंड हो रही है, what does it what its function? The ascending limb is impermeable to water. ये पानी के लिए कैसी है? इम्परमेबल है कम्प्लीटली। ये परमेबल थी मगर ये इम्परमेबल, ये पानी को आने दे रही है मगर ये नहीं। तो असेंडिंग लिम्ब इट इज़ इम्परमेबल टू वाटर बट इट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट जो है वो ऊपर की तरफ जो जा रहा है, इट गेट्स डाइल्यूटेड। क्यों डाइल्यूट हो जाता है? बिकॉज ड्यू टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड, क्योंकि इसमें से निकल जाते हैं सारे के सारे जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बाहर निकल आते हैं। नेक्स्ट इज़ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल आपको पता है यहाँ कहीं इस तरह से बना है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो है वो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करता है सोडियम एंड वाटर का सेगमेंट में अपने अंदर जो लेता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट्स आयन मीन्स HCO3। HCO3 कार्बोनिक एसिड जो होता है, तो वो उनको भी सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इट इज़ कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनिक आयन्स एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड ऑल्सो अमोनिया टू मेंटेन द pH। और ये सारा काम मेंटेन करने का करता है। तो इन द फॉर्म ऑफ दिस चार्ट इट इज़ गिवन हेयर। अगर आप इसमें से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें पता हो जाएंगी कि क्या चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं। एंड लास्टली द कलेक्टिंग टिब्यूल, CT। कलेक्टिंग टिब्यूल वेरी इजी। कलेक्टिंग टिब्यूल आपको पता है इट इज़ प्रेजेंट इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी एंड इनर रीजन ऑफ द मेडुला। तो कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है और मेडुला तक ये गया होता है। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड बाय दिस रीजन एंड सो दैट इट कैन प्रोड्यूस द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ जो वाटर है यहाँ से रीएब्जॉर्ब किया जाता है, यानी दोबारा से ले लिया जाता है। सो क्योंकि अगर कलेक्टिंग टिब्यूल तो यहाँ पर ऐसे होती है ना, जहाँ पर ये लूप ऑफ हैनले ओपन होता है आकर के, तो अगर सारा का सारा पानी ये कलेक्टिंग टिब्यूल में दे देगा तो कलेक्टिंग टिब्यूल से तो ये बाहर निकल जाएगा, आगे जाके यूरिन बन जाएगा। तो पानी को यूरिन के फॉर्म में बाहर नहीं भेजना हमने, तो इसलिए ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट में वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, मीन्स रोक लेता है यूरिन बनने से, कि नहीं तो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा वाटर। एंड दिस सेगमेंट ऑल्सो अलाउज द पासेज ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी रीजन। तो बहुत थोड़े अमाउंट में ये यूरिया को भी पास होने देता है, सो दैट ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है। बिकॉज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस कलेक्टिंग टिब्यूल इज दैट इट प्लेज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। एंड कैसे करता है ये? बाय द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन। तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द वेरियस पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन के वेरियस पार्ट्स थे जो डिफरेंट इसको पोर्शंस में ये रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, सो दैट ये बॉडी के बाहर हार्मफुल चीज़ें ना जा सकें। अगर ये रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, दैट ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर गोज आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो यूरिन निकल जाए बन के बॉडी के बाहर सारी चीज़ों को लेकर, उससे पहले ही वो उनको ये सारे हिस्से उनके क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब उनको कर लेते हैं। Now move to the next topic, and the next topic is the counter current mechanism. And what is this counter current mechanism? Counter current mechanism is a mechanism which is present into the mammals, and because mammals have a great ability to produce the concentrated urine, that means they कंजर्व द वाटर इनसाइड देयर बॉडी। अभी आपने देखा कि कितने सारी जगहों पर रीअब्जॉर्ब हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स एंड बहुत सारी चीज़ें, तो यूरिन के फॉर्म में वो पानी को वेस्ट नहीं होने देते। तो उनके अंदर ये एबिलिटी है, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी है हम लोगों को, बट नॉट लाइक दैट कि भाई कुछ कितना भी पानी हम निकाल दें बॉडी के बाहर। तो दो ऑर्गन्स हैं इसमें जो हेल्प करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में। वन इज़ द जैसे कि मैंने बताया लूप ऑफ हैनले, व्हाट हैपेंस हियर इज द loop of Henle loop, and another is the
वासा रिक्टा आपने पढ़ा है, वासा रिक्टा RECTA. Both these parts play the major role in the counter current mechanism. And what is the counter current mechanism? Counter current mechanism means, as you know, that जो ये आपका इस तरह से अगर मैं ये बनाऊँ तो दिस इज़ द नेफ्रॉन एंड यू ऑल नो दैट वासा रिक्टा इज़ समथिंग विच साथ साथ यहाँ चलती है इसके साथ साथ, है ना, ये वासा रिक्टा है, ब्लड कैपिलरीज ही तो हैं ये. तो द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड आयनिक बैलेंस, जो आयंस होते हैं वो इनकी दोनों लिम्स में चल रहे हैं, क्योंकि इसमें भी चल रहे हैं, यूट्यूब में भी चल रहे हैं, जो आपकी है ये, है ना, जो जिसको कि आप लूप ऑफ हेनले बोल रहे हो, और ये वासा रिक्टा में भी चल रहे हैं. तो द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अगर लूप ऑफ हेनले में इधर नीचे की तरफ जा रहा होता है तो वासा रिक्टा में ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है, बट दोनों पास पास हैं, साथ साथ हैं. तो दैट मीन्स दे फॉर्म्स अ काउंटर करंट. काउंटर करंट मीन्स अपोजिट करंट, है ना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, इसका ये मतलब हुआ. तो जो वासा रिक्टा है बेसिकली उनका काम क्या होता है, क्या करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैमल्स हों, आइदर बर्ड्स हों, दे सिक्रीट द हाइपरटोनिक यूरिन, एंड दिस एबिलिटी in these animals is due to the presence of this counter current mechanism. And what is the aim of this counter current mechanism, कि क्यों है ये हमारे अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर आप क्या लिखेंगे, दिस इज़ द मेन एडेप्टेशन ऑफ लैंड वर्टिब्रेट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर. वाटर को कितना कंजर्व किया जा सके उसके लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है इनमें, लैंड वर्टिब्रेट्स में. एंड जैसे मैंने बताया, दो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, एक तो वासा रिक्टा और दूसरा जो है वासा रिक्टा आप सभी जानते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से जो नेटवर्क बनता है उससे एक जो टिब्यूल है वो निकल कर चारों तरफ आ जाती है, तो उसी को हम कहते हैं वासा रिक्टा. एंड दूसरा हेनलेज लूप. एंड इसमें होता क्या है, द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड. जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है, ये अगर लूप ऑफ हेनले है ग्रीन कलर का और ये ब्लैक कलर का अगर वासा रिक्टा है, तो ये साथ साथ ही इसके साथ लिपटा हुआ सा है ना. तो दिस साइक्लिक, देयर इज़ अ साइक्लिक मूवमेंट, मतलब कुछ चीज़ें नीचे आ रही हैं, कुछ चीज़ें ऊपर जा रही हैं. अब क्या चीज़ें ऊपर आ रही हैं, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, इट इज़ कॉल्ड अ counter current mechanism. So you can say easily that cyclic movement of sodium and chloride is known as counter current mechanism, where chloride ions is sodium or chloride, they are flowing in opposite direction in the two limbs of loop of Henle, and which increases the sodium and chloride concentration in the medullary region. Of course जब उसमें वो flow कर रहे हैं. एंड जो NaCl है ये साइक्लिक मूवमेंट शो करता है बिटवीन द असेंडिंग लिम एंड द डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले में, वो साइक्लिकली चलता रहता है, क्योंकि ये अब यहाँ पर कुछ हिस्सा जैसे आप जानते हैं, अगर आप यहाँ पे एक लाइन डिमार्केट कर दें तो ये मेडुलरी वाला हिस्सा हो गया, मेडुला वाला हिस्सा हो गया, ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा हो गया, तो इनका मूवमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. तो दैट मीन्स काउंटर करंट मैकेनिज्म इज दैट प्रोसेस विच चेंजेस आइसोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट टू द हाइपरटोनिक यूरिन, तो उसमें वो कन्वर्ट करने का काम करता है. तो सोडियम एंड क्लोराइड ये डिफरेंट पार्ट में, मीन्स कॉर्टेक्स में एंड मेडुला में, इनका और वाटर का ये साइक्लिक मूवमेंट चलता रहता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप के साथ में. तो दिस इज़ नोन एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म. तो इसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ कॉल्ड द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शंस. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका, रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो इसको आप ध्यान से देखेंगे. दैट मीन्स कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है. तो एज वी ऑल नो दैट द फंक्शन ऑफ किडनी इज़ मॉनिटर्ड बाई, और यू कैन से कंट्रोल्ड बाई द हॉर्मोन्स. एंड हॉर्मोन्स जो हैं वो काम करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म पर, एंड उसमें हेल्प कौन कौन करते हैं, हाइपोथैलेमस और JGA आपने पहले भी कल भी शायद पढ़ा है, JGA जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटस इसको बोलते हैं. तो दे हेल्प इन द मेंटेनेंस और कैन से रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, एंड ऑल्सो हार्ट बहुत चाहे कम ही करता है, बट हार्ट इज़ ऑल्सो organ which regulates the kidney functions. So how this happens, so I am going to explain you one by one, because there are three mechanism. One is, as I told you, juxtaglomerular apparatus is going to control the, or you can say regulate the kidney functions, and another is the renin-angiotensinogen system, and third is the ANF and atrial natriuretic system or factor you can say. तो ये तीन चीज़ें हैं. तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू टेक ऑल दीज थिंग्स. तो फर्स्ट, एज वी हैव स्टडीड यस्टरडे,
हमने पढ़ा था कि व्हाट हैपेंस इज, सपोज आई रिमूव द इंक तो सो यू कैन सी द थिंग्स प्रॉपरली। तो ऑस्मो रेगुलेशन डिटेक्ट्स ऑलरेडी द चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम। जैसे ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, तो ऑस्मो रिसेप्टर्स जो किडनी में है वो डिटेक्ट कर लेते हैं अगर ब्लड वॉल्यूम कम या ज़्यादा होगा। एंड ब्लड वॉल्यूम कम एंड ज़्यादा कब होगा? व्हेन वी इनटेक ऑफ वाटर इज़ लेस एंड मोर। अगर पानी का इंटेक ज़्यादा है तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, अगर पानी का इंटेक कम है ब्लड वॉल्यूम कम होगा। तो ये जो कम और ज़्यादा होता है दीज थिंग्स आर डिटेक्टेड बाय द ऑस्मो रिसेप्टर्स, वो उसको पहचान लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे स्टार्ट वर्किंग। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड बॉडी जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम, ये सब जब कम ज़्यादा होते हैं तो वो ऑस्मो रिसेप्टर्स इनको पहचानते हैं। तो सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल दैट इफ सपोज देयर इज़ अ लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी से लॉस हो गया फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ आइदर स्वेटिंग, आपने बहुत काम किया है समर वेदर में तो ऑब्वियसली पानी कम हो जाएगा बॉडी के अंदर, और इनटेक ऑफ वाटर इज कम, आपका कम है बॉडी के अंदर, आपने पानी इतना लिया नहीं है, और सम इंजरी की वजह से ब्लड बहुत लॉस हो गया तो भी ब्लड वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इन एनी वन। तो लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, अगर बॉडी से फ्लूइड बहुत लॉस हो चुका है देन व्हाट विल हैपन दैट इट स्टिमुलेट सडनली बॉडी के, और जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं दे गेट टू नो कि भाई पानी कम हो गया, तो वो क्या करते हैं? दे स्टिमुलेट करते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स को, एंड ऑस्मो रिसेप्टर्स आर बेसिकली प्रेजेंट इनटू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यू नो दैट इट इज़ प्रेजेंट इनटू द ब्रेन, एंड हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स द अगेन आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारी बॉडी के अंदर होती है, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो नेक्स्ट थिंग इज द अब जो पिट्यूटरी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से देयर इज सिक्रीशन ऑफ एन हार्मोन, एक हार्मोन निकलना स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ADH। ADH मीन्स एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ADH और वैसोप्रेसिन ये स्क्रीट होना शुरू होता है, रिलीज होना स्टार्ट होता है इन द वेरी लार्ज अमाउंट, बहुत सारा निकलता है। एंड ADH का व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ADH? इट हेल्प्स इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ water in the DCT and collecting tubules and other ducts also। तो ADH जैसे निकलता है वो पानी के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, एंड एज सुन एज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज तो आपको पता है कि हाइपरटोनिक यूरिन, दैट मीन्स जो यूरिन है वो कैसा होगा? हाइपरटोनिक यूरिन, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो एक्सीट होता है बॉडी के बाहर, और जब हाइपरटोनिक यूरिन जो है बॉडी के बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज सॉल्ट्स आर रिमूविंग। हाइपरटोनिक यूरिन का मीन्स सॉल्ट्स जो है वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जा रहे हैं। तो दिस इज़ द वन कंडीशन। अभी इसका अपोजिट कंडीशन भी तो हो सकता है ना, कि अभी तो आपने कहा कि बॉडी के फ्लूइड कम थे, अभी बॉडी के फ्लूइड ज़्यादा भी हो सकते हैं। सपोज इनटेक ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा हो गया, बॉडी के अंदर ज़्यादा पानी जो है वो है प्रेजेंट है, देन व्हाट हैपेंस? तो एज सुन एज इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। जैसे मैंने बोला आपको वाटर इनटेक ज़्यादा है तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो ADH का जो सिक्रीशन है, अब सपोज इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा ADH के सिक्रीशन को। कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब आप जानते हैं ADH सिक्रीट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है वो कम निकलेगा। व्हेन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन इज लेस then it lowers the permeability of wall of DCT and collecting tubules। तो permeability कम हो जाएगी, permeability means वाटर को आने जाने की कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी, एंड जब वो कम हो जाएगी तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स ना तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पानी को रोकेंगी, ना तो DCT पानी को रोकेगा। तो जब कोई पानी को रोक ही नहीं रहा है तो फिर पानी क्या होगा? बॉडी के बाहर यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगा। That means there is no reabsorption of water and large amount of hypotonic urine is excreted। large amount of hypotonic में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा यूरिन के फॉर्म में तो सॉल्ट ऑब्वियसली उसमें कम होंगे, उसके उतने नहीं होंगे, तो दैट्स वाई वी कॉल देम दैट hypotonic urine is excreted out and the osmotic pressure also increases and you can say normal also। तो ये एक दूसरे को अपोजिट हो गए। एंड द थर्ड, दिस इज़ द वन थिंग दैट इज़ यू कैन कॉल इट कि कैसे ये रेगुलेट करते हैं हार्मोनल फीडबैक के थ्रू। एंड नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। एंड रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एक मैकेनिज्म है जिसमें रोल दोनों का ही है, एक्स्ट्रा ग्रेमुलर अपरेटस का भी है एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स का भी है। तो व्हाट विल हैपन इन इट? सपोज फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो होता है। अब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो का मतलब क्या होगा? सपोज ये दिस इज़ द, ये हो गया आपका,
तो अब इसके अंदर ग्लोमेरुलस है, ये दिस इज द ग्लोमेरुलस, तो इसमें ब्लड फ्लो कम है, सपोज ब्लड फ्लो कम आ रहा है, अगर ब्लड कम आ रहा है दैट मीन्स उसके अंदर प्रेशर कम है, इसका ये मतलब है। जब प्रेशर कम होगा तो फिल्ट्रेशन कम होगा, जब प्रेशर ही कम है तो ब्लड फिल्टर नहीं होगा, दैट मीन्स फॉल इन GFR। GFR माने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑल्सो लोअर्स। एंड जैसे ही फॉल इन GFR होगा यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा, ये एक्टिवेट कर देगा JG सेल्स को, विच आर जैसे कि मैंने बताया था प्रेजेंट इनटू द एफरेंट आर्ट्रियोल एंड जो भी जहाँ पर प्लेस होता है उनका जॉइंटिंग प्लेस होता है, तो JG सेल्स जो है वो रिलीज़ करेंगे रेनिन, और रेनिन कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजन को जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको एंजियोटेंसिन में 1 में। तो रेनिन इज कन्वर्टेड एंजियोटेंसिनोजन विच इज प्रेजेंट इनटू द ब्लड इनटू एंजियोटेंसिन 1, एंड एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2, एंड दिस एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को यानी यहाँ पर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, और जब ये इंक्रीज होगा BP तो ऑब्वियसली है कि ब्लड कैपिलरी से क्या होगा, फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। एंड वन मोर थिंग दैट जो एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड आप सारे जानते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो इट एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स पोर्शन, एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीजेस द हार्मोन दैट इज कॉल्ड एल्डोस्टेरोन, एंड दिस एल्डोस्टेरोन रीएब्सॉर्ब्स सोडियम वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूल्स, एंड जैसे ही एब्जॉर्ब करता है इट इंक्रीजेज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो, सॉल्ट भी एब्जॉर्ब किया और पानी भी एब्जॉर्ब किया, एंड दैट्स वाई इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और यू कैन से ब्लड वॉल्यूम, ये भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये साथ साथ चलती हैं, they are interlinked or you can say interconnected, that means it is the effect of एंजियोटेंसिनोजन। तो एंजियोटेंसिनोजन का काम इधर से एक दो तरह से काम कर रहा है, इधर से तो एंजियोटेंसिन को में कन्वर्ट होकर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, और दूसरा थ्रू द एड्रिनल कॉर्टेक्स भी वो रेगुलेट कर रहा है। तो दैट मीन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड जो विच इज़ प्रेजेंट ऑन द किडनी, यहाँ पर होता है ना आपका ग्लैंड एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लैंड, तो इट इज़ ऑल्सो प्ले रेगुलेटरी रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। And last one is the atrial natriuretic factor, that is called as ANF. It is very simple that heart is also play a major role because it increases the blood, because as soon as blood flow increases in the atrium of the heart, जैसे blood flow इंक्रीज होता है आपके हार्ट में, इट स्टार्ट रिलीजिंग ANF, यानी ये फैक्टर स्टार्ट करना शुरू हो जाता है इसके अंदर से, हार्ट से निकलने लगता है कुछ एक टिश्यू टाइप की चीज़ों से, एंड दे कॉज द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल मीन सपोज ये ऐसे ब्लड वेसल्स हैं, इसको डायलेट कर देता है तो ऐसी चौड़ी हो जाती हैं ये, तो अब क्या होगा, इसमें से ब्लड बहुत ही आराम से फ्लो करेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो इट डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। अब छोटी सी पतली से में जा रहा है ब्लड, तो ब्लड प्रेशर तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, प्रेशर लगेगा इसमें, जैसे पाइप होती है बहुत पतली होती है और वाटर उसमें जा रहा है, तो उसी तरीके से ये इसको हम क्या बोल सकते हैं कि वैसो डायलेटर भी तरह से काम करता है, एट इट डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। तो इन दिस वे यू कैन से दैट दे बोथ रेगुलेट ईच अदर। बोथ रेगुलेट ईच अदर मीन्स जैसे मैं किसको कह रही हूँ, आप ANF को ले लीजिए एंड रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म को ले लीजिए, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करती हैं, एक इंक्रीज कर रहा है ब्लड वॉल्यूम को तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, or you can say regulation of urine formation. This is a quite important thing, and I hope you have studied all these things, understand all these things completely. We will discuss all these things into the next lecture.